स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने फ्राइड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1, फ्राइड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? ए. संस्कारों के आधार पर, बी. गुणों के आधार पर, सी. काम प्रवृत्ति के आधार पर, डी. शरीर संरचना के आधार पर। जब हमने इस सिद्धांत की चर्चा की थी उस समय हमने देखा था कि फ्राइड ने एक जैविक शक्ति की कल्पना की थी जिसे उसने लिबिडो कहा था, और आगे चल के इसी को उसने काम शक्ति का भी नाम दिया था, जो कि एक प्रेरक का कार्य कर रही थी और इसी का मुख्य कार्य सुख के प्रति, आकर्षण के प्रति, झुकाव के प्रति, लैंगिक संतुष्टि के लिए प्रेरित करना था। इसी के आधार पर उसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है सी, काम प्रवृत्ति के आधार पर। नंबर 2, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है ए. मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, बी. अवलोकन विधि द्वारा, सी. साक्षात्कार द्वारा, डी. आत्मकथा द्वारा। फ्राइड का जब हमने सिद्धांत पर चर्चा की थी तब हमने ये देखा था कि फ्राइड ने अपने सिद्धांत में मन को बहुत महत्वपूर्ण माना था। उसने संपूर्ण सिद्धांत में मन का भी अध्ययन बताया था। मन की इसी आधार पर उसने मन की 3 दशाएं बताई थी, जिसमें चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, इस प्रकार से उसने मन की 3 दशाएं बताई थी। तो जो अचेतन मन है उस अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि फ्राइड ने ही अपने सिद्धांत में, अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में मन के बारे में बताया था। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है ए, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। 3, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? फ्राइड के सिद्धांत में जब हमने व्यक्तित्व के तीनों कारक इदम, अहम, परा अहम, इनके कार्यों के ऊपर अध्ययन किया था, तब हमने यह देखा था कि परा अहम व्यक्ति का वह भाग होता है जो कि आदर्श तथा नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी सारी जानकारी हमें परा अहम अर्थात सुपर ईगो ही देता है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है सी, सुपर ईगो या परा अहम। अगला प्रश्न है, फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है? ए. काम प्रवृत्ति, बी. रचना प्रवृत्ति, सी. संचय प्रवृत्ति, डी. समूह प्रवृत्ति। अभी जब हमने पहले प्रश्न का विश्लेषण किया उसमें हमने देखा कि जो लिबिडो नामक काम शक्ति थी वह एक जैविक शक्ति है, जो कि जिसके आधार पर फ्राइड ने संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अतः जब फ्राइड ने अपना सिद्धांत रचा तो उसने सबसे अधिक बल यह काम प्रवृत्ति पर दिया है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है ए, काम प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है ए. 1 दशांश, बी. 9 दशांश, सी. 3 दशांश, डी. 4 दशांश। इसका आंसर है ए, 1 दशांश। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए. सिगमंड फ्राइड, बी. एरिक्सन, सी. जीन पियाजे, डी. ब्रूनर। मनोविश्लेषणवाद का जहाँ पर भी नाम आता है वहाँ पर फ्राइड नाम आना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत नाम से पहचाना जाता है। अतः यहाँ पर इसका आंसर है ए, सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है ए. प्रक्षेपी विधियों द्वारा, बी. अवलोकन विधियों द्वारा, सी. साक्षात्कार द्वारा, डी. आत्मकथा द्वारा। अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन, ऐसे मन की 3 दशाएं फ्राइड ने बताई थी। और यहाँ पर प्रक्षेपी जो विधियाँ होती हैं वह प्रक्षेपण विधियों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह व्यक्ति के अचेतन मन को जानता है, अचेतन मन का अध्ययन करता है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है ए, प्रक्षेपी विधियों द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के लिए नियम पर आधारित है? ए. इदम, बी. अहम, सी. परा अहम, डी. लिबिडो।
फ्राइड ने अपने सिद्धांत में जब इदम अहम पराहम की चर्चा की थी तब उसने यह बताया था कि अहम वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा संचालित होता है। उसे व्यक्तित्व का कार्यपालक भी माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि यह एक प्रकार से व्यक्तित्व की विवेचन शक्ति है जो कि वास्तविक परिस्थितियाँ के अनुसार निर्णय करती है कि कौन सी इच्छाओं को किससे कैसे और कितनी संतुष्टि होनी चाहिए। यह हमें अहम ही बताता है। इसीलिए अहम को व्यक्तित्व का प्रबंधक तथा व्यक्तित्व के अंदर का व्यक्ति भी कहा जाता है। अतः यहाँ पर इसका आंसर है बी, अहम। अगला प्रश्न, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ए इदम एवं परा अहम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, 2 इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, सी अहम एवं परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, डी मजबूत अहम को बनाया जाता है। पिछली वीडियो में जब हमने फ्राइड के सिद्धांत पर चर्चा की थी उस समय हमने इदम परा अहम अहम सभी के कार्य देखे थे, जिसमें इदम जो होता है वह इदम इच्छाओं का भंडार कहा जाता है जिसमें लिबिडो रहता है, और यही इदम अहम तथा परा अहम को ऊर्जा प्रदान करता है। तो वहीं पर हमने यह भी देखा था कि पराहम व्यक्तित्व का वह भाग होता है जिसमें आदर्श तथा नैतिकता का वह प्रतिनिधित्व करता है, और इसी के प्रभाव के कारण इच्छाओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर अपने कार्य या अपने व्यवहार करता है। तो जहाँ पर इदम एवं पराहम इन दोनों के बीच में जहाँ पर संतुलन होगा वहीं पर एक संतुलित व्यक्तित्व स्थापित होगा। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए, इदम एवं पराहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न, फ्राइड ने व्यक्तित्व को बांटा है ए अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में, बी इदम अहम परा अहम के रूप में, सी कृशकाय एवं पृष्ठकाय के रूप में, डी एंडोमार्फिक एवं मेसोमार्फिक के रूप में। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व का वर्गीकरण इदम अहम परा अहम के रूप में किया है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी, इदम अहम परा अहम के रूप में। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है ए चेतन मन द्वारा, बी अचेतन मन द्वारा, सी उपचेतन मन द्वारा, डी वातावरण द्वारा। जब हमने फ्राइड के मन की दशाओं के बारे में अध्ययन किया था वहाँ पर हमने यह देखा था कि अचेतन मन जो होता है वो मस्तिष्क में जितने भी कटु अनुभूतियाँ हैं, दुखद बातें तथा अतृप्त इच्छाएं जितनी भी होती है उसका वह भंडारण वहाँ पर होता है, उसका भंडार सचा होता है। उसी प्रकार से वह साधारणतः 90% मस्तिष्क का चेतन मन यह भाग होता है। तो इसी के आधार पर जो फ्राइड ने कहा है कि व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सिर्फ हम उसके बाहरी व्यवहार को नहीं समझ पाना संभव नहीं है, बल्कि व्यक्ति में जो कुछ भी दमित इच्छाएं होती है, असामाजिक जो विचार होते हैं, कष्टदायक अनुभव जो होते हैं, इन सभी के बारे में हमें अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तभी हम संपूर्ण व्यक्तित्व को अच्छे से जान सकते हैं, और ये सारी के सारी चीज़ें अचेतन मन में रहती है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को या व्यक्ति के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने रखती है। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर है बी अचेतन मन। अगला प्रश्न है, अहम का कार्य है ए नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, बी इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, सी अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना, डी हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना। जब हमने इदम अहम पराहम इन तीनों के कार्य देखे थे तो उसमें हमने यह देखा था कि अहम का जो कार्य होता है वह इदम के लक्ष्यों के लिए रास्ता तैयार करना होता है तथा उन लक्ष्यों को कैसे वह प्राप्त करेगा यह भी अहम ही देखता है। इसीलिए जो अहम होता है वह अहम इदम
और जो वास्तविकता होती है, व्यवहार में जो वास्तविकता होती है, इन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है, जिसके कारण ईदम अपने लक्ष्यों के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता वह आसानी से निकाल लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी, ईदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। अगला प्रश्न, वैयक्तिकता का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? ए इदम, बी अहम, सी पराअहम, डी लिबिडो। हमने ऊपर भी पराअहम के बारे में चर्चा की थी कि यह वास्तविकता का सिद्धांत पर आधारित होता है या वास्तविकता के सिद्धांत पर इसका संचालन किया जाता है। इसीलिए वास्तविकता जो होती है वो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है, क्योंकि जो पराअहम जो होता है वह व्यक्तित्व का ऐसा भाग होता है जो कि नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है सी, पराअहम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? ए जे.बी. वॉटसन, बी इवान पॉलोव, सी बी.एफ. स्किनर, डी सिगमंड फ्राइड। ऊपर के सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, जबकि सिगमंड फ्राइड जो है यह एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है डी, सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न, फ्राइड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया है उनके नाम है? इदम व पराअहम, बी अहम व पराअहम, सी इदम पराअहम व अहम, डी कोई नहीं। जब हमने इन तीनों के कार्य देखे थे उस समय हमने यह भी देखा था कि जो ईदम होता है वह ईदम का कार्य अहम तथा नैतिक मन को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात ईदम में स्वयं में भी ऊर्जा होती है, वह अपनी ऊर्जा अहम तथा नैतिक मन को भी देता है। इसीलिए यहाँ पर ये तीनों की तीनों जो ऐसी चीज स्थल है जहाँ पर व्यक्तित्व के विकास के लिए जो कुछ भी ऊर्जा होती है ये तीनों के अंदर होती है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है इदम पराअहम व अहम। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति में देवत्व है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो, डी लिबिडो। जब हमने व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत में फ्राइड के सिद्धांत के अंतर्गत ईगो, अहम, सुपर ईगो इसके बारे में पढ़ा था, उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था, तब हमने यह भी देखा था कि जो पराअहम होता है वह पराअहम यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। उसी प्रकार से मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति में त्याग और बलिदान की भावना भी पराअहम के द्वारा ही उसमें जाती है तथा यह पूर्ण रूप से मानसिक होता है। पराअहम का विकास जो होता है वो सबसे देर में होता है, सामान्यतः वृद्धावस्था में इसका विकास अधिक होता है, इसीलिए इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। पराअहम के ही आधार पर व्यक्ति में अंदर पछतावे की भावना भी आती है। इन सभी कारणों के कारण जो पराअहम है या जो सुपर ईगो है उसे देवत्व का प्रतीक भी कहा गया है। अतः यहाँ पर इसका आंसर है सी, सुपर ईगो। अगला प्रश्न, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ए मुखिया, बी गुदीय, सी लैंगिक, डी प्रसूत। जब हमने फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं देखी थी जो कि पूरी 5 थी, उन 5 अवस्थाओं के बारे में हमने विस्तृत रूप से भी पढ़ा था, जिसमें शैशनावस्था एक ये ऐसी अवस्था थी जो कि 3 से 6 वर्ष तक होती है, जिसके अंदर बालक जो होता है, जो शिशु होता है, वह अपने लैंगिक अंगों को स्पर्श करता है, अर्थात वह बालक जो होता है या बच्चा जो होता है वह अपने जननांगों को प्राह्य स्पर्श करके सुख का अनुभव करता है, और यह जो अवस्था होती है शैशनावस्था होती है। इसी अवस्था को लैंगिक अवस्था भी कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर है यहाँ पर सी, लैंगिक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में अगले सिद्धांत के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी पिछली वीडियो की लिंक दी हूँ, आप वहाँ जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।